नमस्कार दोस्तों। चुनाव आते ही साजिशें होने लगती हैं। जहां सरकारें भाजपा की नहीं बन पाती हैं, वहां आतंकी घटनाएं होने लगती हैं और दंगे फसाद कराने की कोशिश होती है। जहां सरकारें बन जाती हैं, वहां शोषण शुरू हो जाता है, लूट शुरू हो जाती है, वसूली शुरू हो जाती है और झूठे नैरेटिव गढ़े जाते हैं। और फिर सवाल किया जाता है कि 70 साल में क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी एक एक सवाल का जवाब देती है, तब मीडिया उसे दिखाता नहीं है, बताता नहीं है और झूठ परोसा जाता है। आज कमोवेश हालात यही है। आपको याद होगा, अभी पीछे जब विधानसभा चुनाव हुआ था और विधानसभा चुनाव में 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी शानदार जीत अर्जित की थी और उस जीत के बाद में एक अच्छी सरकार बनी, जनता की सरकार बनी। जनता के लोग खुश हो रहे थे तो कहीं पर हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की गई, कहीं कुछ और कराने की कोशिश की गई, दंगे फसाद कराने की बड़ी कोशिशें की गई। इसके बाद में अभी हाल के ही दिनों में रामेश्वरम कैफे में एक ब्लास्ट कराया गया और आईईडी ब्लास्ट में 10 लोग घायल हुए, गंभीर रूप से घायल। और उसके बाद में इसको तमाम तरह से कांग्रेस को घेरा गया। जब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के लोग घेर रहे थे, तब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, डिप्टी सीएम वहां पर जाकर के कार्रवाई करने के लिए, कैसे जल्दी से जल्दी मुलजिम पकड़े जाएं, इसके लिए था। उन्होंने केंद्र सरकार को भी जांच सौंप दी। उन्होंने कहा ठीक है, एनआईए जांच करे, सच आना चाहिए सामने। और जब सच आने लगा तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द होने लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एनआईए की ही जांच में जो पकड़ में आया साईं, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला और भारतीय जनता पार्टी का नेता था जिसने ये ब्लास्ट करने की साजिश रची। और यह साजिश उसने किसके इशारे पे की, कौन लोग हैं जिसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार बदल गई तो देखिए ब्लास्ट होने लगे, सरकार बदल गई तो यह होने लग गया, सरकार बदल गई तो ऐसे नारे लग रहे हैं। इस तरह के ड्रामे बनाने के लिए किया गया। तो इसमें किसका इंटरेस्ट था, कौन कराना चाहता था और इस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, बीजेपी के नेता ने ऐसा क्यों किया था? चलिए, जांच में कितना आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं एनआईए सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, तो शायद वो बहुत कुछ सच ना लाए। लेकिन बेंगलोर के लोगों को पता है कि इसमें सच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, जो राज्य के शीर्ष नेता हैं, उनसे जुड़ा हुआ। उन्होंने इसकी साजिश रची थी और इसके पहले भी ऐसी साजिशें रची जाती रही हैं, इसलिए यह बात कह रहा हूं। तो पहली बात यह हुई। दूसरी, आपको याद होगी कि किस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची थी और चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रहे अनिल मसीह को चुनाव अधिकारी बनवा दिया था। और उसने चुनाव अधिकारी रहते हुए, पीठासीन अधिकारी रहते हुए, बैलेट में छेड़छाड़ करके और कई वोट रद्द कर दिए थे, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशी को उसने जीता हुआ घोषित कर दिया था और जबरन जल्दी से कुर्सी में भी बैठा दिया। बहरहाल सारी चीजें सामने आई, वीडियो सामने आ गए, सारे सबूत आने के बाद में फिर भी वो झूठ बोलता रहा। आज वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसने कहा अनकंडीशनल माफी मांग रहे हैं, अनकंडीशनल माफी मांग रहा है। मुकुल रोहतगी उसकी तरफ से पेश हुए। मुकुल रोहतगी बहुत महंगे वकील, उनको करने की उसकी क्षमता नहीं है, उसकी औकात नहीं है। फिर आखिर क्या है खेल, कौन था इसके पीछे? तब फिर से भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता आते हैं, उनका खुलासा होता है।
जब ये सारी चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। तो वही हुआ, भारतीय जनता पार्टी का यह खेल समझा जा सकता है। इसके बाद में हालात ये होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके की साजिश रचते हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, उसके ये सारे नतीजे हैं। लेकिन क्या अनिल मसीह सिर्फ इस माफी मांग के बच जाएगा? इतना बड़ा उसने अपराध किया था, लोकतंत्र के प्रति अपराध किया था, तो क्या बच जाएगा? क्योंकि अब डेट जुलाई की लगी, देखा जाएगा जुलाई में क्या होता है। लेकिन अभी तो यह स्थिति है। तीसरा एक और आया सामने, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ गया। जिस समय बघेल सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उस पर नरेंद्र मोदी की ईडी ने यह आरोप लगाया कि वहां शराब घोटाला किया गया और इसको करके तमाम तरह से साजिश रची गई, तमाम तरह से खेल किए गए। और इन खेल का नतीजा यह रहा कि बार बार वो यह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, मुल्जिम बनाने की कोशिश कर रहे थे, किसको? बघेल को, सीएम बघेल को। और उन्हें कैसे परेशान किया जाए, चुनाव को डिरेल किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए, कभी महादेव ऐप के नाम पे, कभी किसी और चीज पे, हालांकि वो खुद उल्टा इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। और शराब घोटाले का नाम दिया गया। जब इसका नाम दिया गया तो तमाम सारी चीजें आई सामने, आए दस्तावेज आए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी। उसने कहा ना अपराध हुआ है, ना अवैध आय हुई है, तो क्यों न रद्द कर दिया जाए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। भाई ना अपराध हुआ है, न मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, न कहीं पैसा आया है, न किसी की आमदनी हुई है, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का पीएमएलए एक्ट के तहत केस क्यों? इसका मतलब है बघेल और कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए, उसे गिराने के लिए, उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए ये ईडी का इस्तेमाल किया गया। इन सारी घटनाओं से यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते चुनाव नहीं लड़ सकती, तो वो साजिशों के बूते लड़ती है। आपको याद होगा कि राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए कैसी साजिश रची गई थी, और राजस्थान में कन्हैया लाल वाले केस में देखा आपने, सारे मुल्जिमान भाजपा से जुड़े हुए लोग थे और कांग्रेस सरकार को बदनाम किया जा रहा था। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का नेता, वहां का अध्यक्ष था, वो जो माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष था, उसने सोशल मीडिया का हेड था, उन सब ने कैसे अमरनाथ यात्रा में विस्फोट करने का प्लान किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि ये साजिशों का दौर। तो भाजपा इस तरह की साजिशें रचती है, जहां सरकार नहीं आती वहां दंगा करो, फसाद करो, दूसरी चीजें करो, और विपक्षी नेताओं को मार दो, खत्म कर दो, जेल में डाल दो, कुछ और कर दो। इस तरह की साजिशें रची जाती हैं। जब ये साजिशें रची जाती हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। यूपी में भी तमाम साजिशें रची गई थी। याद करिए, कासगंज हो या दूसरी और जगह हो, किस तरीके से, आगरा हो, तमाम जगह तमाम किए गए। मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से हुआ, किसी से छिपा नहीं है, करने वाले कौन थे। इसी तरीके से सहारनपुर में आपने देखा है। तो ये खेल लगातार भारतीय जनता पार्टी रचती है, करती है। इसको मैंने अपनी आंखों से कानपुर में देखा है कि भाजपा के लोगों ने किस तरीके से शोषण किया था। 1984 में सिखों के खिलाफ अपराध किया था, वो भाजपा के लोग थे, कांग्रेस के लोग नहीं थे। लेकिन आज उसी पर कांग्रेस को घेरते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं, ये सारे साजिशकर्ता एक ही जगह से आते हैं। उस संस्था का नाम है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, और वो लोग, क्योंकि इनकी प्रयोगशाला ही नफरत की प्रयोगशाला है, इसीलिए झूठ पे टिके होते हैं।
लोगों से फैलाते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। पहले 60 साल कहते थे, फिर अब 70 साल कहने लगे। तो साहब 70 साल में जिस स्कूल में आप पढ़े वो स्कूल कांग्रेस का बनाया हुआ, जिस अस्पताल में आपने इलाज कराया वो अस्पताल कांग्रेस का बनाया हुआ, जिस यूनिवर्सिटी में आपने डिग्री ली वो यूनिवर्सिटी कांग्रेस की बनाई हुई, जिस डिग्री कॉलेज में आप पढ़े वो कांग्रेस का बनाया हुआ, जिस सड़क पर आप चले वो कांग्रेस का बनाया हुआ, जिस शहर में आप चल रहे मॉडर्न सिटी में या न्यू डेवलप सिटी में वो कांग्रेस के बनाए हुए। जो आपको सिविक सेंस दिया, सिविक व्यवस्थाएं दी वो कांग्रेस ने दी। आपको लोकतंत्र के अधिकार दिए वो कांग्रेस ने दिए, संवैधानिक अधिकार दिए वो कांग्रेस ने दिए, पानी बिजली सारी चीजें तो आपको कांग्रेस ने दी। क्या नहीं दिया? और ईमानदार सरकारें दी, ईमानदार प्रशासन दिया। आज तो ट्रांसफर के भी पैसे पड़ते हैं, पोस्टिंग के भी पड़ते हैं, भर्ती के भी पड़ते हैं, और उसके बाद में नियुक्ति पत्र बांटने के लिए बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करके कार्यक्रम होते हैं। तब तो आपके घर में एक डाकिया दे जाया करता था, खुशी में आपसे कहता था मिठाई खिलाइए, आपकी नियुक्ति हो गई, नौकरी मिल गई, आपको भी अच्छा लगता था। आज हालात क्या है? आज हालात हैं हर चीज बिक रही है और नौकरियां निकल नहीं रही हैं, बच्चे बेरोजगारी का शिकार हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन चुका है, सबसे बड़ा भुखमरा देश बन चुका है। बिजली पानी दूसरी और सारी चीजों की स्थिति ये हो रही है कि लगातार उसके दाम बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि वो व्यवसायिक स्थिति में आ गया। आज आप रास्ते में जाते हैं तो पीने की बॉटल्स खरीदते हैं क्योंकि आपको जनरल पानी मिलता ही नहीं है, आप पीना चाहें कि हाँ उससे काम चला ले, है ही नहीं। तो धंधेबाजों के हाथ में पूरा देश सौंप दिया गया है। इससे आप समझ सकते। इसीलिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। आप कौन हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, ये आपकी मर्जी है, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, आपके घर में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, किसी को बेघर करने का काम नहीं है हमारा। तो बुलडोजर संस्कृति बंद कीजिए, आप बुलडोजर संस्कृति नहीं चलेगी। जो फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, इनसे लोगों को निजात दी जाएगी और हर व्यक्ति को समान अधिकार होगा। महिलाओं को 50% नौकरियों में आरक्षण होगा, आधा हक मिलेगा। यह राहुल गांधी का विजन है। राहुल गांधी का विजन है कि हर युवा के हाथ में नौकरी हो, वो जैसे ग्रेजुएट करके डिप्लोमा करके निकले उसके हाथ में नौकरी होनी चाहिए। तुरंत नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार उसे 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप के देगी। जो साल का 1 लाख रुपए देगी वो इतने दिनों में अपनी तैयारी करके कहीं ना कहीं सेट हो जाए। तो यानी पहली नौकरी आपकी पक्की। किसान को उसकी एमएसपी मिलेगी और कानूनी गारंटी के साथ मिलेगी। हर किसी को उसकी कीमत देनी ही होगी मिनिमम। इसके बाद जब हम आते हैं कि श्रमिकों को, तो श्रमिकों को भी, नौकरी पेशा को, कामगारों को मिनिमम वेज मिलना ही चाहिए, चाहे मनरेगा में हो चाहे दूसरी जगह। तो उसकी एक फिक्स हो जाएगी। ये नहीं है मनमानी, कहीं पे कुछ दिया जा रहा है कहीं कुछ दिया जा रहा है। और इसी तरीके से बच्चों की शिक्षा के लिए कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक जितनी पढ़ाई होगी वो 100% फ्री होगी। पढ़िए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, आप जी अपना काम कीजिए, अधिक से अधिक कमाइए और मस्त रहिए। सरकार आपसे कुछ नहीं कह रही। सरकार आपको चाहती है आप कमाएं और कमा के इज्जत से खाएं। भिखारी बन के 5 किलो अनाज के लिए लाइन में ना लगे। आप बेरोजगार होकर के इधर उधर ना भटके। इसलिए आपको नौकरियों के फॉर्म भरने में 1 रुपया खर्च नहीं होगा। आप सोचिए, सामाजिक भागीदारी हो, जो गरीब सवर्ण है उन्हें भी 10% आरक्षण मिलेगा, हर नौकरी में मिलेगा। और जो बाकी जातियां हैं, पिछड़ी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, दूसरे हैं, उन सभी की जनसंख्या कराई जाएगी, उनकी सारी और अधिकार दिए जाने के लिए आर्थिक सर्वे कराया जाएगा और उसके आधार पर उन्हें उनका हक दिया जाएगा।
फिर एक और बड़ी चीज, आदिवासियों के हक दिए जाएंगे, उनकी जमीनों पे कोई कब्जा नहीं कर सकेगा, इसी तरीके से। और तो यह सोच होती है, यहां पर किसी नाम पे भटकाने का खेल नहीं होता। और दुनिया में भारत मजबूत स्थिति में हो, इसके लिए एक शानदार वैश्विक कूटनीति की नीति तैयार की जाएगी, जिससे कि पूरी दुनिया में भारत इज्जत के साथ नाम लिया जाए, ना कि बेइज्जती के साथ कि ये बहुत बड़ा कर्जदार देश है, ये बहुत बड़ा भुखमरा देश है, ये बहुत बड़ा बेरोजगार देश है, इस रूप में ना जाना जाए। भारत खुद एक प्रोडक्शन वाला देश, वो चाइना के आगे झुक के न रहे, वो अमेरिका के आगे झुक के न रहे। कभी भी कांग्रेस सरकार में वो झुक के नहीं रहा। आज वो हालात, तो ऐसी स्थिति में इस पर भी सोच और विद्वत्ता को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए काम किया जाए। इसलिए कांग्रेस जरूरी होती है, क्योंकि राहुल गांधी आज उस विजन को पूरा करते हैं जो नेहरू गांधी ने सपना संजोया था। इसलिए आज कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प रह गई है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, भाजपा डरी हुई है, और इसीलिए वो बार बार 400 पार 400 पार कहते हैं। वास्तव में स्थिति यह है कि वो 200 सीटें भी नहीं आ रहे। ये सारे सर्वे कह रहे हैं पूरे देश के। तो इससे आप समझ लीजिए, भाजपा झूठ के बूते, नफरत के बूते, गलत तरीकों से जीतना चाहती है। और उसका एक तरीका आप देख ले, एक उदाहरण आ गया सामने। मध्य प्रदेश के छतरपुर से समाजवादी पार्टी को के खाते में कांग्रेस ने सीट दी थी। वहां से जो सपा का प्रत्याशी था, उसका नामांकन रद्द कर दिया गया, यह कह के कि उसने सिग्नेचर नहीं किया, जबकि कलेक्टर के सामने सिग्नेचर कराया जाता है, ओथ ली जाती है, और उसके बाद कहते हैं उसने साइन नहीं किया इसलिए रिजेक्ट हो गया, जबकि 2 बार वो विधायक रही है, उसका पति विधायक रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की गलती की कोई संभावना नहीं दिखती है। तो ये वही खेल है जो अनिल मसीह ने किया था, उसी तरह का ये दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश। जय